आप सभी का जीएस एंटायर मैथ सॉल्यूशनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पटवारी चयन परीक्षा जो होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी बताने वाला हूं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन जिन टॉपिकों को मैं बताऊंगा उन टॉपिकों को अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पे लेट से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं दूसरे जगह पढ़ा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से मैं लेट से वीडियो ला रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताते जाऊँगा, सिलेबस को दिखाते दिखाते मैं आपको बताऊँगा कि किन किन टॉपिकों को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि देखो, यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी फिलहाल मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कंप्यूटर से। तो 20 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो देखो, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है आप भूल जाओ, वहाँ पे पहला पॉइंट को। दूसरा पॉइंट में आ जाओ, सीपीयू के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म को पूछ देगा कि इसके फुल फॉर्म बताइए। फिर इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको पूछेगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो उन्हीं 4 ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि इन चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, इसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ आउटपुट डिवाइस दिया रहेगा और एक इनपुट डिवाइस दिया रहेगा। तो इनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन में क्या रहेगा कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो रहेगा वो इनपुट डिवाइस का रहेगा, एक रहेगा आउटपुट डिवाइस का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो आउटपुट डिवाइस रहेगा वो इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता, तो वही ऑप्शन लेना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं। मैं फिलहाल आपको बाद में प्रोवाइड कराते जाऊँगा, आप पहले समझ लो इन सभी को। इसके बाद है प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार पूछा जाएगा। तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के 2 ही प्रकार होते हैं। तो देखो, कभी कभार क्या पूछ देते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार है नाम बताइए, तो वहाँ पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों नाम दिया रहेगा, आपको पता है तो आप बना लोगे। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या करता है, नॉन इम्पैक्ट क्या है, इसके कितने प्रकार है, ऐसे पूछा जाता है। तो इनके प्रकार जानना है और इसके अंदर कौन सा इम्पैक्ट प्रकार है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी आपको जानना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है मल्टी यूजर भी होता है और 1 यूजर भी होता है। ठीक है, तो मल्टी यूजर में क्या हो सकता है, जैसे कि हम विंडो यूज करते हैं। मल्टी यूजर का मतलब समझते हो, और 1 यूजर का मतलब क्या होता है, जैसे एटीएम में जाते हो तो एटीएम में देखना, जब तक कि आप कार्ड नहीं निकालोगे या पैसे नहीं निकालोगे या बैक नहीं करोगे, पुनः शुरू से स्टार्ट करोगे, तभी क्या होता है, वो पूरा का पूरा फिर से काम शुरू करता है। लेकिन मल्टी यूजर क्या होता है, जैसे विंडो है, विंडो मल्टी यूजर है। अभी हम गाना सुन रहे हैं, गाना सुनने के बाद हम तुरंत कोई उसी के साथ क्या करते हैं, दूसरा पेज ओपन करते हैं, दूसरा पेज ओपन हो जाता है, फिर अगला चलते हैं तो तीसरा पेज भी ओपन हो जाता है। तो ये क्या होता है, मल्टी यूजर होता है। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको, मल्टी यूजर कौन सा है और कौन सा नॉन मल्टी यूजर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक आता है ओपन सोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ पे ऑप्शन दे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, उनमें से 3 रहेगा ओपन सोर्स और एक रहेगा नॉन ओपन सोर्स। ठीक है, तो आपको यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नॉन ओपन सोर्स नॉन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ दिएगा। तो आपको वो अगर आप जानते हैं तो उसे आसानी से पहचान सकते हो। फिर अगला जो प्रश्न आएगा यहाँ पे वो होगा एमएस ऑफिस से होगा। एमएस ऑफिस में हमेशा प्रश्न जो आता है वो शॉर्टकट की का आता है, तो आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। फिर इंटरनेट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटरनेट से क्या आता है, वेबसाइट के बारे में आता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, सर्विस, ईमेल, ये सब दिया है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना इंटरनेट से, वो रहता है कि सर्च इंजन कौन सा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। ठीक, आगे आएंगे एंटीवायरस के बारे में, तो सर्च इंजन के बारे में इसी तरह से एंटीवायरस से आएगा, तो एंटीवायरस इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे देखो 3GP का फुल फॉर्म बताइए, MP4 का फुल फॉर्म बताइए, CD का फुल फॉर्म बताइए, DVD का फुल फॉर्म बताइए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे है, हाँ सर्च इंजन को तो मैंने बता दिया ना, तो हाँ सर्च इंजन हो गया। तो बस इतना आपको तैयार करना है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और कहीं बाहर से नहीं बनेगा। इसके बाद हिंदी में आते हैं। हिंदी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 10 नंबर का आएगा। अब हिंदी को अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। देखेंगे, अगर समय मिल जाए तो मैं समास संधि को पहचानने के तरीके बता सकता हूँ। अगर एक बार आप सीख गए तो 5 मिनट में आप किसी भी समास को पहचान सकते हो। मतलब 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट समझने में लगेगा आपको, लेकिन पहचानने में आपको कम से कम 30 सेकंड में आपको पहचानना होगा। तो बहुत कम समय में पहचान सकते हो उसे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी लगता है इसमें। फिर है संधि स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के पहचानने के तरीके बहुत ही आसान है। अगर मैं
समझा दूँ तो आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है अभी, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। अगर मेरे पास समय उपलब्ध हो जाएगा तो मैं बिल्कुल इसे समझाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे इसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अभी आप खुद से तैयारी करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तत्सम है, तद्भव है। तत्सम जो होता है इंग्लिश शब्दों को बोला जाता है, तद्भव हिंदी शब्दों को बोला जाता है, देशज हमारे इंडिया में होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब इंडिया में बोलने वाले शब्दों को देशज, जैसे हाथी जो है वो देशज शब्द है, सिंपल से शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद विदेशज क्या है, ऐसे शब्द जिसे हम अपने भाषा में मतलब अपने एरिया में नहीं बोलते हैं, जो बाहर में बोला गया है उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं, जो हमारे भारत देश में भी आ गया है। जैसे कि एलिफेंट कह दोगे तो वो क्या है, इंग्लिश शब्द है ना, हमारे भारत देश का तो नहीं है, तो वो ऐसे ही शब्दों को बोला जाता है। फिर उपसर्ग है, प्रत्यय है, बहुत ही आसान है। उपसर्ग जो होता है आगे में लगता है, प्रत्यय पीछे में लगता है। अशुद्धि भी आप पहचान सकते हैं। अशुद्धि में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ होता है। जैसे उज्ज्वल अक्सर पूछा जाता है उज्ज्वल को, तो उज्ज्वल में अक्सर सभी लोग गलती करते हैं। उज्ज्वल में क्या करते हैं, 2 बार ज लिख देते हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ 1 बार ज रहता है, आधा ज व ल। ठीक है, यही होता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको थोड़ा सा देखना होगा सही करने वाले में। ठीक है, टॉपिक में। फिर क्या है यहाँ पे विलोम शब्द। विलोम शब्द आप जानते हैं, बना सकते हो। अनेकार्थी शब्द भी बहुत सरल होता है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये भी बहुत सरल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बना लोगे। थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक बस इसमें यहाँ पे टफ रहेगा। इसके बाद हम आते हैं ग्रामर में। आते हैं ग्रामर से जो प्रश्न पूछा जाएगा ना आपके लिए, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन रहेगा, तो आपसे बनेगा नहीं, आप छोड़ देना। 10 नंबर आप भूल जाओ, क्योंकि आपसे नहीं बनेगा तो मतलब किसी से नहीं बनेगा, तो छोड़ देना आप लोग। क्योंकि इसमें अगर आप समय वेस्ट करते हो तो आपका सिर्फ समय ही जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा छोड़ देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 10 नंबर छोड़ दो 140 में, क्योंकि टॉपर जो होगा वो 105 नंबर लाएगा। तो भाई 10 नंबर छोड़ने से कोई घाटा तो नहीं है ना, कोई घाटा नहीं है। आपके पास अभी 140 नंबर है। चलो आगे बात करते हैं 140 नंबर के लिए। फिर गणित आएगा, 30 नंबर का आएगा। अब गणित में प्रश्न कहाँ से आएंगे या हम इसे कैसे बनाना सीखें, तो इतना समय तो नहीं है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पुराना बुक उठा लो या मार्केट से खरीद लो। खरीदने के बाद वहाँ पे देखो कि किस टाइप से क्वेश्चन आए, बस उस टाइप के क्वेश्चन को आप रट लो। क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो आप रटोगे, क्वेश्चन उसके टाइप से अगर आता है तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाना सीखो अगर आपको व्यापम निकालना है तो। सीधी सी बात है, इसका एक ही फंडा है, दिमाग के खेल से ही सीजी व्यापम या कोई भी नौकरी के लिए एग्जाम फाइट सिर्फ दिमाग से ही किया जा सकता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा किसी सन में आए हुए क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी तरह से सामान्य मानसिक योग्यता भी वहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएगा, तो वहीं से देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद है देखो सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में ये अक्सर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, तो यहाँ पे 5 बुक पढ़ना मतलब 5 टॉपिक पढ़ना होता है। अब बुक भी बोल लो तो 5 बुक बोल लो। एक संविधान का बुक पढ़ना पड़ता है। संविधान में यहाँ पे टॉपिक भी दे दिया है, आपको बहुत आगे नहीं जाना है, राष्ट्रपति तक के जाना है और चुनाव तक के जाना है, उससे आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो उतने तक के आपको पढ़ना है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, अध्याय 5 तक के। ठीक है, तो वहीं तक के आप लोग देख लेना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद इतिहास है। इतिहास में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, 5 टॉपिक है यहाँ पे, पर एक टॉपिक को अगर 7-7 नंबर देते हो, ऐसा नहीं होता है। किसी टॉपिक में 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आएगा, किसी में सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा, किसी में 5 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टोटल आएगा तो 35 क्वेश्चन, लेकिन किसी में कम किसी में अधिक हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि सभी में बराबर बराबर आए, इसलिए कहना मुश्किल है कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कम आएगा। लेकिन अब तक के देखा गया है कि जो साइंस है ना, विज्ञान वाला टॉपिक, वहाँ से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आते हैं, अभी तक आया वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भूगोल से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आते हैं, संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप उन्हीं दोनों टॉपिक को सबसे ज़्यादा तैयार करना। फिर समसामयिकी घटना देख लेते हैं। समसामयिकी घटना में देखो यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समसामयिकी में जो छत्तीसगढ़ लेवल का भी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय भी रहेगा, दोनों जगह का रहेगा समसामयिकी। फिर 15 नंबर का जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के है, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में वही टॉपिक सभी चीज़ों को पढ़ना है। देखो यहाँ पे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पे पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहना है और उसी हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में घुसोगे तो कोई मतलब नहीं है। डीप की जानकारी कभी भी नहीं फंसता है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि इस प्रश्न में ये टॉपिक को कैसे पूछा जाएगा, बस वही से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे।